हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। मैं हिमांक वर्मा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की ही सीरीज़ में हम नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी से पहले मैंने वीडियो बना रखी हैं बाकी की, तो उनको जाके पहले देख लीजिएगा। यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएंगी आपको। और उससे पहले मैं आपको गाइस बताना चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे नोट्स की, बने हुए नोट्स की, शॉर्ट नोट्स की, तो वो आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी इजीली। तो शुरू करते हैं फिर। ओके, तो नेफ्रॉन में हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि नेफ्रॉन क्या है। तो नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड यूनिट ऑफ किडनी। तो शुरू करते हैं इसमें। तो नेफ्रॉन को देख रहे थे हम। तो नेफ्रॉन क्या है, तो शुरू करते हैं। नेफ्रॉन इज़, हम सबसे पहले लिखेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो देखो जैसे सेल होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ऐसे ही सबसे छोटी यूनिट जो किडनी की है, जो कि स्ट्रक्चरल बनाती है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करती है और फंक्शनल फॉर्मेशन करती है, वो नेफ्रॉन है। ठीक है, ये आपको नेफ्रॉन के बारे में पहली बात पता पड़ी। अब इसका नंबर कितना होता है, ठीक है, तो नंबर कितना होता है, इट्स वेरीज फ्रॉम 1 to 1.3 मिलियन। ठीक है ना, तो हमारी जो ये नेफ्रॉन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 1 से 1.3 मिलियंस हमारी नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ईच नेफ्रॉन जो हमारी होती है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेड अप ऑफ 2 पार्ट। ठीक है ना, तो हमारी जो नेफ्रॉन होती हैं वो कौन कौन से मिली होती हैं, 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। 2 पार्ट्स, तो एक है ब्लाइंड सैक रेनल कैप्सूल। तो एक क्या है, ब्लाइंड सैक जानते हो, बोरे की तरह। ठीक है, एक बोरा जैसे होता है इस तरीके से। रीनल कैप्सूल एक तरफ से ओपन है, ये एक दूसरी तरफ से कैसा है, बंद, क्लोज है। तो दिस इज द ब्लाइंड सैक। तो ब्लाइंड सैक रीनल कैप्सूल, एक तो ये पार्ट होता है इसका, ब्लाइंड सैक रीनल कैप्सूल। ठीक है, इसको हम मालपिघियन कार्पस्कल भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मालपिघियन कॉर्पस्कल। ठीक है, तो इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो होता है ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा वो क्या होता है, ट्यूबुलर पार्ट्स। तो दूसरा होता है ट्यूबुलर पोर्शन। दूसरा क्या होता है, ट्यूबुलर पोर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर पोर्शंस को हम क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल, कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक पार्ट हमारा ब्लाइंड सैक रीनल कार्पस्कल इस तरीके से। ठीक है, जिसको हम मालपिघन कार्पस्कल भी बोलते हैं। और ट्यूब्यूल्स में आपके क्या होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर। तो अब हम इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर, हम इसका किसका, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरीके का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। गाइस, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर कार्पस्कल। सबसे पहले बताया था कार्पस्कल मिलता है, और उसके बाद क्या मिलेंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो होता है ये बोमेन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, बनाया मैंने बोमेन्स कैप्सूल है। इसके बाद ये एक घूमी हुई जो है स्ट्रक्चर है, जिसको घूमी हुई को आप बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कॉन्वोल्यूटेड बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गई आपकी पीसीटी। इसके बाद यहाँ पर एक नीचे को लिम्ब जा रही होती है इस तरीके से। तो ये आपकी क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब। और डिसेंडिंग लिम्ब भी जो होती है वो 2 तरीके की होती हैं, थिन और थिक। तो यहाँ पर ये थिक है, और जैसे ही नीचे जाती है कैसी हो जाती है, थिन हो जाती है। फिर नीचे जाके हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है इस तरीके से। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ मूव करता है एज अ थिन असेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, ऊपर की तरफ थिन असेंडिंग की तरफ मूव करता है। फिर ये फिर से क्या है, थिक असेंडिंग बन जाती है इस तरीके से। थिक असेंडिंग इस तरीके से बन के थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन बनाती है। कॉन्वोल्यूशन का मतलब है घुमावदार। तो घुमावदार बनाने के बाद, कॉन्वोल्यूशन के बाद ये कहाँ पर जाके अपने
अपने फिल्ट्रेट को कहाँ पे जाके डाल देती है, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये यहाँ पर कहाँ पे खुल रही है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ऐसी ही कई सारी नेफ्रॉन खुल रही होती हैं, एक ही नेफ्रॉन नहीं है। तो ये मैंने बताया जो DCT है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है बहुत सारी नेफ्रॉन की। तो इस तरीके से ये आपकी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। ये तो रहा आपका स्ट्रक्चर। अब इसमें जो है, इस बोमेंस कैप्सूल जो है, इसके अंदर क्या रहता है, आर्टरीज जो है आ रही होती हैं, रीनल आर्टरीज जो है इस तरीके से आके यहाँ पर इस तरीके से एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती हैं इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेमिंग कर रहा हूँ इसकी इस तरीके से। तो यहाँ पर ये वाली जो है, ये वाली ये एफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट का मतलब लाने वाली, जो ब्लड को लेके आ रही है वो है एफरेंट आर्टेरियोल। गाइस बहुत ध्यान से पढ़ें इसको चीज़ को। तो ये क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, ये लेके आ रही है ब्लड को। और ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। तो ये क्या है आपकी इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। अब ये जो ये गुच्छा सा जो बना है, इसको टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये क्या है, ग्लोमेरुलस। और ये जो है आपका ब्लाइंड सैक मैंने बताया था, तो इसको हम क्या बोलते थे, ब्लाइंड सैक टाइप का है, तो इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। अब ये वाला जो है, दिस इज़ द PCT। सो दिस इज़ द PCT, दैट मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आप डिटेल जानते हैं, पहले छोटी क्लासेस पढ़ के हैं। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया ये। और ये क्या है आपका, ये वाला है, ये जो चीज़ है मैंने बताया था, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट। तो ये क्या है, थिक डिसेंड हो रहा है नीचे की तरफ, तो थिक डिसेंडिंग सेगमेंट। ऐसे ही ये वाला क्या है, थिन है, क्योंकि ये पतला है तो थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, ठीक है। ये क्लियर हुआ। और ये नीचे क्या है, हेयर पिन बैंड, ठीक है। यहाँ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, तो हेयर पिन बैंड इसको हम बोल देते हैं। दिख रहा होगा आपको, ये हेयर पिन बैंड है आपका, ठीक है। और ये आपका क्या है फिर, ये थिन है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग, तो थिन असेंडिंग गैस लिख गया है, तो अब देख लेना, थिन असेंडिंग सेगमेंट। और ये वाला है थिक असेंडिंग सेगमेंट, ठीक है, थिक सेगमेंट। और ये क्या है आपका, दिस इज द DCT। सो दिस इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपको दिख रहा है आराम से बढ़िया तरीका से, ये क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है, थिक असेंडिंग और थिन असेंडिंग। और ये DCT किसमें अपना सिक्रेशन डाल देती है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। तो ये क्या है आपका स्ट्रक्चर है आपका किसका, नेफ्रॉन का। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, इसका है नेफ्रॉन का है ये स्ट्रक्चर। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था। अब हमने क्या बताया था कि कोई भी बोमेन कैप्सूल है, कोई भी जो नेफ्रॉन है, कोई भी नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन किससे मिलकर बना है, दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो आपका बना है रीनल कार्पस्कल से, तो एक बना है वो रीनल कॉर्पस्कल से, और दूसरा किससे बना है मिलके, रीनल ट्यूब्यूल से। तो दूसरा किससे बना है, रीनल ट्यूब्यूल से। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला एक सेगमेंट हमारा उसमें क्या प्रेजेंट होता है, रीनल कार्पस्कल, और दूसरा आपका रीनल ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रीनल कार्पस्कल की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, रीनल कार्पस्कल की बात करेंगे। तो हमने हेडिंग डाली कि रीनल कार्पस्कल क्या होता है। तो देखते हैं रीनल कॉर्पस्कल क्या होता है, ठीक है। तो ये एक स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज़ ए स्फेरॉइडल समझते हैं, स्फेरिकल शेप को ही स्फेरॉइडल बोला है, स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर। और कैसा है, एंड स्लाइटली कैसा है, फ्लैटेंड है, स्लाइटली फ्लैटेंड, ठीक है। तो कैसा है, स्फेरॉइडल है और स्लाइटली फ्लैटेंड है। दिख रहा है आपको, ये स्फेरॉइडल है और स्लाइटली फ्लैटेंड है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका जो डायमीटर होता है, अब इसका डायमीटर मैं बताऊँ आपको, तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 200 माइक्रो, ठीक है। तो डायमीटर कितना होता है इसका, 200 माइक्रोन। अब इसका हम फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा आपको। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड
तो इस ये क्या है, फर्स्ट फेज़ ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। तो यहीं पे सबसे पहले ब्लड फॉर्म होता है, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट फेज़ ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो शुरू होता है यहीं से होता है। तो फर्स्ट फेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई फिजियोलॉजी की इसकी। अब ये देखिए इसकी सिचुएशन जो रहती है मैक्सिमम टाइम पे वो कहाँ रहती है, किडनी के कॉर्टेक्स में रहती है। ये याद करने वाली बात है कि इसकी सिचुएशन कॉर्टेक्स और मेडुला मैंने आपको बता ही रखा है पहले। तो कॉर्टेक्स में इसकी जो है सिचुएशन पहले फिर से बता दूं मैं कि कोई भी किडनी होती है इस तरीके से, तो उसके आउटर जो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर वाले को हम बोलते हैं मेडुला, ठीक है। आउटर को कॉर्टेक्स। तो उस मैक्सिमम सिचुएशन जो रीनल कार्पस्कल्स की रहती है वो कॉर्टेक्स में रहती है और कभी कभी ये पेरिफेरी ऑफ मेडुला में भी रहता है, ठीक है। ये याद करने वाली बात है। तो स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं आप देखेंगे कि हमारी जो रीनल कार्पस्कल होता है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैं हेडिंग डालूंगा यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो रीनल कॉर्पस्कल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं, तो हमने बोला कि फॉर्म्ड बाय टू पोर्शन, ठीक है। दो पोर्शन से मिलकर बना है। ये कौन कौन से आप जानते ही हैं, दो पोर्शन कौन से हैं। नंबर एक तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज अभी अब देखा था ना स्ट्रक्चर में, आपने देखा था ना डायग्राम में, यहाँ पर ये डायग्राम में देखा था ना आपने, ये डायग्राम में आपने देखा था यहाँ पर कि ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज क्या है, इसी को हमने क्या बोला था, ग्लोमेरुलस। तो ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी पार्ट को हम बोलते हैं कार्पस्कल, ठीक है। तो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो बन रही है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं और ये बोमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, ये पूरा पोर्शन जो ऊपर वाला है, इस पोर्शन को, ये पूरा पोर्शन जो ऊपर वाला है इसी को हम क्या बोलते हैं, रीनल कार्पस्कल, ठीक है। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं टफ्ट ऑफ, हम क्या देख रहे हैं, दो स्ट्रक्चर से बना हुआ है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी और दूसरा हमारा क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। तो दूसरा हमारा क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। तो दूसरा हमारा क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। एक तो हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है और दूसरा हमारा क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का दूसरा नाम क्या है, इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ग्लोमेरुलस के बारे में, ठीक है। तो कि ग्लोमेरुलस क्या है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। अब ग्लोमेरुलस के बारे में मैंने पहले बता दिया कि कैपिलरीज की टफ्ट है, तो ये कैसी है, टफ्ट मतलब गुच्छा, टफ्ट का मतलब क्या होता है, गुच्छा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। ये कैपिलरीज का क्या है, एक बंच है, गुच्छा के जैसा है, इस तरीके से ये जो बन रहा होता है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, इस तरीके से, इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसा है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर ये कैपिलरी क्या है, ब्लड को लेके आ रही है, तो कैसा है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो कैसा है, ये वेस्कुलर स्ट्रक्चर है और प्योरली आर्टेरियल है, क्योंकि ये रीनल आर्टरी इफरेंट आर्टरियोल के और एफरेंट आर्टरियोल से ही मिलकर बना है। तो कैसा है, ये प्योरली आर्टेरियल है, ठीक है। आर्टेरियल का मतलब आर्टरी से ही बना हुआ है, आर्टेरियल है, ठीक है। तो ये कैसा है, प्योरली आर्टेरियल है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का फॉर्मेशन यानी ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ से आर्टरीज, इफरेंट आर्टरीज आती हैं और जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी ब्लड लेके कौन सी आर्टेरियोल आ रही थी, कौन सी आर्टेरियोल आ रही थी, एफरेंट आर्टेरियोल। तो कौन सी लेके आ रही थी, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ये एफरेंट आर्टेरियोल कहाँ से अराइज होती है, एफरेंट आर्टेरियोल से क्या अराइज होता है, सॉरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ से क्या अराइजेस होती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। मैं इसको स्ट्रक्चरली अभी समझाऊंगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहाँ से अराइज होती हैं, अराइजेस फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल से। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर एंटरिंग द बोमेन कैप्सूल, जब ये बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आफ्टर एंटरिंग द बोमेन्स
कैप्सूल, जब ये बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाती हैं तो ये डिवाइड करती हैं 4 से 5 लार्ज कैपिलरीज में। आपने देखा था कि एफरेंट आर्टरियोल इस तरीके से आई थी, तो ये बहुत सारी कैपिलरीज में इस तरीके से डिवाइड कर गई थी, तो डिवाइड कर गई थी। तो ये मैंने वही बोला है कि जब ये बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाती हैं तो ये आर्टेरियोल जो हैं, आर्टेरियोल जो आ रही थी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो आ रही थी, वो डिवाइड कर जाती हैं। आर्टेरियोल डिवाइड इंटू 4 to 5 लार्ज कैपिलरीज, ठीक है। तो लार्ज कैपिलरीज में जो है ये डिवाइड कर जाती है, ठीक है, ये बात समझ में आई। और ये लार्ज जो कैपिलरीज होती हैं, ये जो लार्ज कैपिलरीज होती हैं वो इरेगुलर मैनर में अरेंज्ड होती है। आपने देखा था कि जो टफ कैपिलरी ग्लोमेरुलस बना रही थी, यानी जो आपकी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर थी, वो इरेगुलर फॉर्म में थी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अरेंज्ड इन इरेगुलर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं कि ये कैसे होती हैं, अरेंज्ड इन इरेगुलर फॉर्म। कोई रेगुलर फॉर्म नहीं होती, इरेगुलर फॉर्म होती है इसकी, इरेगुलर फॉर्म या मैनर। और एनास्टोमोसिस एंड मेक एनास्टोमोसिस, एक दूसरे में मिलने को, मतलब जब आर्टरी एक दूसरे में मिलती हैं, कई सारी आर्टरी मिलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस। मेक एनास्टोमोसिस, ठीक है। ये बात समझ में आई आपके, एनास्टोमोसिस बनाती हैं। अब फाइनली जब क्या होता है, फिर जब ये सारी जो एनास्टोमोसिस का मतलब जो बहुत सारी जो डिवाइडेशन हुआ था वो सारी एक जगह मिल गई, तो क्या होंगी, रीयूनिट होके फिर क्या बनाती हैं, इफरेंट आर्टरियोल को फिर क्या रीयूनिट करती हैं, रीयूनिट फाइनली। तो मैंने लिखा यहाँ पे फाइनली रीयूनिट एंड फॉर्म इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कैसे आई। कि सबसे पहले तो आपकी इफरेंट आर्टरियोल इस तरीके से आ रही, जो ब्लड लेके आ रही थी, एफरेंट आर्टरियोल आ रही थी, सिंगल थी। लेकिन जैसे ही वो ग्लोमेरुलस यहाँ, ये आपका क्या था, ये बोमेन कैप्सूल था, ठीक है, इस तरीके से। तो बोमेन कैप्सूल में जैसे ही एंटर करती हैं तो ये डिवाइड कर जाती हैं इस तरीके से, बहुत सारी जो है डिवाइड कर जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है, और ये इस तरीके से जब एक दूसरी घूम के बहुत ज़्यादा कन्वल्जन करने के बाद, घूमने के बाद इस तरीके से फिर दोबारा से एनास्टोमोसिस करती हैं, एक दूसरी मिलती हैं, और मिलने के बाद फाइनली क्या बनाती हैं, एक सिंगल आर्टेरियोल बनाती हैं, जिसको हमने क्या बोला था, इफरेंट आर्टेरियोल। तो रियूनाइट कर गई यहाँ पर। रियूनाइट करने के बाद क्या बनाई इन्होंने, इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, देख लेना। और ये यहाँ पर थी एफरेंट आर्टेरियोल, और ये क्या थी, कैपिलरीज, टफ कैपिलरीज। ये क्लियर है यहाँ पे, तो टफ कैपिलरीज यहाँ पर क्लियर है, ये बिल्कुल से। तो यहाँ पर एकदम से क्लियर है गाइस। मैं जल्दी बना रहा हूँ, अभी मुझे नहीं लगता आपको राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन अभी मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूँगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम एक चीज़, मैं नोट लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है कि जो डायमीटर होता है एफरेंट आर्टरियोल, अभी हमने देखा ना एफरेंट आर्टरियोल जो आपकी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जा रहे थे, तो हम देख रहे हैं कि डायमीटर किसका डायमीटर